हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, ये विकास जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है सोशल साइंस में या सामाजिक विज्ञान में, तो उसमें पार्ट 2 है। अब इसके पहले हमने पार्ट 1 पूरा करा दिया था विस्तार से। अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला लेके आया हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन साथियों सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे जिस बोर्ड की पढ़ाई करते हो, यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड में, या जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं, वहाँ भी यह पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। तो चलिए, क्या है विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मानी विकास होता है। अब एक इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत टॉपिक आता है। तो इकाई ये 4 है, इकाई 4। तो साथियों चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो पहला है प्रश्न, इसमें देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न में क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर विकास तो मैंने लिख दिया हूँ साफ साफ। अति लघुत्तरी प्रश्न आता है पहले में। अति लघुत्तरी मतलब इसको छोटे में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक क्या है? तो उत्तर क्या हो जाए, देशों की तुलना हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किया जाने वाला जीवन सूचकांक मानव विकास सूचकांक है। अब नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ऐसे हैं लोग जिनके पास सबसे अधिक आय वाला हो, गाड़ी हो, कई ट्रैक्टर हो, ट्रक हो या अन्य संसाधन हो, उनको जो है राशन मिल जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी हो राशन नहीं पा रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी है किसी गांव में। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे कोटेदार को तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। अब कोटेदार क्या है, अंगूठा लगवा लेते हैं, ब्लैक करते हैं, अब काट के देते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सामान्यतः विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? उत्तर क्या हो जाता है, सामान्यतः विभिन्न देशों की तुलना राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए। पहला क्या है, स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। यही 2 मेन हैं। ये अगर दोनों संभर जाएं तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? उत्तर, वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है उसे जन सुविधाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षरता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, साक्षरता दर 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 का, नवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की धारणीयता का क्या तात्पर्य है? उत्तर, विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को और ऊंचा उठाना तथा वर्तमान विकास स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना की
गणना विकास की गणना करना सही है? उत्तर नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत में राज्यों में तुलना करने के कोई 2 आधार बताइए। तो नंबर 1 क्या है? प्रति व्यक्ति आय और नंबर 2 साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों के वर्गीकरण हेतु किस मापदंड का प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर क्या है? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों के वर्गीकरण हेतु प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष जीवन प्रत्याशा कहलाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। चलिए इसका अब स्क्रीनशॉट लेना है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। का शिशु मृत्यु दर, खा साक्षरता, गा निवल उपस्थिति अनुपात। तो उत्तर का हो जाएगा का। देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाता है। और खम क्या है? साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। गा क्या है? निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के कुल बच्चों के 60%। अब आगे क्या है? विकास की धारणीयता से क्या मतलब है? जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, देश का विश्व का विकास होता है, देश का विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। अब एक क्या है? भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन। भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है। यह नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके। नंबर 4, जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है क्योंकि नंबर 1, यह ज्ञान और दक्षता देता है। नंबर 2, रोजगार उत्पन्न करता है। नंबर 3, आधुनिक तकनीक को लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता का। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता का विकास। नंबर 5, लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा नियंत्रित करना। अब नंबर 4 क्या है? जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? एक क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक सुविधाएं। ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवा प्रदान करती है। तो नंबर 1 क्या है? जीवन विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 2, ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। नंबर 3, रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रामक बीमारियों से बचाव। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करें। उत्तर, प्रति व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है।
एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण क्या है? नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब उत्तर क्या हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भारत विकसित होगा? अब उत्तर क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नंबर 2, शिक्षा का प्रसार किया जाए व स्तर सुधारा जाए। नंबर 3, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की जाए व विस्तार किया जाए। नंबर 4, आय के समान वितरण के प्रयास किए जाएं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विकास की धारणा के अंतर्गत किन तथ्यों पर विचार किया जाता है? उत्तर, सामान्यतः राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत इन तथ्यों के विषय में विचार किया जाता है कि क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। यदि परस्पर विरोधी विचार हैं तो निर्णय कैसे किया जाएगा। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। कार्य करने का क्या कोई बेहतर तरीका है, आदि। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य पूर्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता है? उत्तर क्या है? इन्हें विकसित देश नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका विकास का प्रदर्शन निम्नतर है। नंबर 1, अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं, एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होना, साक्षरता दर निम्न होती है। यही सब कारण है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अब देखिए, अब एक धर्म, ये तो था एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव, साक्षरता दर निम्न होती है। नंबर 5, लोगों के बीच असमानताएं। नंबर 6, स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं, यानी अस्पताल संबंधी कोई वहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इलाज कैसे हो, यही सब कारण बन जाते हैं। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? औसत आय किसी देश की कुल आय को उसकी कुल औसत संख्या से भाग देकर, कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। चलिए इसका हिसाब ले लीजिए। चलिए यहाँ पे है, चलो यहाँ पे जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। मानव विकास सूचकांक के सूचकों की सूची वे सूचक जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है इस प्रकार है। क्या है? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, लिंग समानता आदि। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरणों की सूची बनाओ। तो क्या है? उत्तर नंबर 1, खुली नालियों और नालों में गंदा पानी बहाना। नंबर 2, खुले में घरों की गंदगी और कूड़ा करकट डालना। चलिए यहाँ तक इसके साथ ले लिए। नेक्स्ट अब आगे, खुले में घरों की गंदगी और कूड़ा करकट फेंकना। नंबर 3, घर के आसपास गड्ढों में बरसात के पानी को हटाना। अब आगे क्या है? विकास के 11 नंबर देखिए, विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? उत्तर, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण, उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं परंतु इससे किसानों के मकान व खेती की जमीन जलमग्न हो सकती है। नंबर 4, विकास जीवन में प्रगति और सुधार का बतलाता है। देखिए अब क्या है? हाँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। अतः शिक्षा के माध्यम से लोग अधिक आय का अर्जन कर सकते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में तो सुधार होता ही है, साथ ही देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घ माने बड़ा। अब देखिए नंबर 1 क्या है? सार्वजनिक सुविधाओं से क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक सुविधाओं का क्या महत्व है? उत्तर क्या हो जाएगा? हम अपने साधनों से सभी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे स्वास्थ्य, वातावरण, बिना मिलावट की वस्तुएं, अच्छा स्वास्थ्य। अतः सरकार कई वस्तुएं लोगों को सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाती है जो लोगों के बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हें सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं का महत्व क्या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सार्वजनिक सुविधाओं का महत्व। सार्वजनिक सुविधाओं के तहत लोगों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सार्वजनिक सुविधाओं से लोगों के जीवन को अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलती है। लोग जो वस्तुएं स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते वे सार्वजनिक सुविधाओं के तहत उन्हें उपलब्ध करवाई जाती हैं। इससे देश के विकास में मदद मिलती है। इससे लोगों का शैक्षणिक एवं शारीरिक विकास होता है। इससे लोगों में कुपोषण की समस्या दूर करने में मदद मिलती है। इससे मानव संसाधन के विकास में मदद मिलती है। इससे निर्धन लोगों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ तक इसके साथ ले लीजिए इसका साथी। क्वेश्चन नंबर 2, जो महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन का विश्लेषण करें। चलिए इसके साथ ले लीजिए इसका। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर, वेतन भोगी महिलाओं का घर और समाज में आदर बढ़ता है, उनके कामकाज में हाथ बढ़ाया जाएगा। वेतन भोगी महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। यदि वातावरण सुरक्षित है तो ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर सकती हैं, अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकती हैं। कहते हैं ना कि अगर एक लड़की अगर सुरक्षित होती है तो 3 परिवार उससे सुधर जाते हैं। कैसे? जैसे आपके यहाँ कोई बेटी है तो आपका घर सुधर जाएगा, उसके बाद जहाँ उसकी शादी होगी वहाँ घर सुधरेगा, और उसके बाद जहाँ फिर उसके बेटी की शादी होगी वो घर सुधर जाएगा। तो 3 परिवार, एक लड़की अगर एक बेटी पढ़ती है तो 3 परिवार सुधरते हैं, ऐसा माना जाता है। अब आगे क्या है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI किसे कहते हैं? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? उत्तर, हम उचित प्रकार से पोषित हैं या नहीं जानने के तरीके को वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। अब आगे क्या है? इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए यहाँ तक इसी साल ले लीजिए। इसकी गणना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर से मापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI कहलाता है। आयु अनुसार BMI तालिका के आधार पर विद्यार्थी का BMI सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। अब आगे क्या है? आपकी दृष्टि में शिक्षा के स्तर के आधार पर 2 राज्यों के मध्य विकास की तुलना का श्रेष्ठ मापदंड क्या है, समझाइए। तो आंसर हो जाएगा, हमारी दृष्टि में शिक्षा के स्तर
स्तर के आधार पर दो राज्यों के मध्य विकास की तुलना का श्रेष्ठ मापदंड मानव विकास सूचकांक HDI है। इससे स्वास्थ्य एवं शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक प्रयोग किया जाता है। आय का स्तर तुलना के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है, लेकिन अकेला आय का स्तर विकास को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। इससे अन्य मानकों की उपेक्षा हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यह 3 सामाजिक सूचकांकों का एक मिश्रित सूचकांक है। अब देखो क्या है, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना, उत्कृष्ट जीवन स्तर। अब इनकी गणना इस प्रकार की जाती है। अब आगे क्या है, दीर्घायु से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा दीर्घायु से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। शैक्षिक योग्यताओं की प्राप्ति इसे वयस्क शिक्षा 2/3 भार तथा प्राथमिक, माध्यमिक व क्षेत्रीय विद्यालयों में अनुपातों 1/3 भार के मिश्रण के रूप में माना जाता है। जीवन स्तर इसे डॉलर की क्रय शक्ति पर, अब आगे साथियों क्या आ जाएगा, शक्ति पर आधारित वास्तविक प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जाता है। मानव विकास सूचक इन तीनों आयाम सूचकों का साधारण औसत है। अब आगे क्या है, अब नेक्स्ट वर्ष 2017 के लिए विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के मुख्य बिंदु बतलाइए। क्या है आगे, वर्ष 2017 के लिए विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के मुख्य बिंदु अग्र प्रकार हैं। यानी अब क्या है, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश कहा गया है। अब आगे क्या है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। अब आगे साथियों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए, भारत मध्य, यहाँ तक हो गया था। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। असमृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विकास की धारणीयता से आप क्या अभिप्राय है। धारणीयता से क्या अभिप्राय है, विकास की धारणीयता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। अब देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना। विशेषताएं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा। यहाँ तक कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 तक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया साथियों। इसी के साथ ये वीडियो हुई पूरी और प्रश्न भी पूरा हुआ। तो आप सभी लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। यकीन मानिए कि सारे प्रश्न अगर डेवलपमेंट विकास से आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद हम ये पार्ट 2 पूरा हुआ। अब पार्ट 3 यानी MCQ क्वेश्चन है, उसको हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ अब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।